तो वो क्या रीज़न रहा कि अमेरिका को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिला? इसका बहुत ब्रीफ में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि शायद अगर अमेरिका में ब्लैक पीपल नहीं होते, काले लोग नहीं होते, तो शायद हमें वहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को नहीं मिलता। और इसकी शुरुआत हम कर सकते हैं 1766 से। आप सभी जानते होंगे कि 1776 जैसे हमारे यहाँ 1947 है, वैसे ही अमेरिका में 1776 है, जहां उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस करी, वो 13 कॉलोनीज, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर किया। तो उससे हम 10 साल पीछे अगर चलें 1766 की तरफ, 1766 की तरफ, तो यहाँ पर अमेरिका में जो लोग थे उनका ब्रिटिश सरकार से ये कहना था, क्योंकि वो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, नियम कानून सारे अंग्रेज बनाया करते थे, तो 1766 के आसपास इन लोगों का ब्रिटिश सरकार से ये कहना था कि अब आप स्लेव ट्रेड रोक दीजिए, क्योंकि इससे होगा ये कि इससे जो स्लेव्स अमेरिका में आ रहे हैं, अगर उन्होंने रिबेल कर दिया तो हम इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। और ये इनकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया, ऐसे लॉज उनके लिए नहीं बनाए। और सीधी सी बात है, आप अपनी सरकार चुनते हैं कि वो आपके लिए काम करे, जब आपकी सरकार आपकी बात नहीं मान रही है तो बट ऑब्वियस है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, और यही हमें देखने को मिलता है। 1776 में ये भी एक रीज़न रहा जब अमेरिकन्स ने बात करी कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो 1776 में ये जो स्लेव ट्रेड था, ये भी एक पॉइंट रहा कि जब हमारी बातें ही नहीं मानी गई तो हम अंग्रेजी सरकार को अपनी सरकार क्यों माने। तो यहाँ से ये सिलसिला शुरू होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब ये जो इंडिपेंडेंस इन्होंने डिक्लेयर करी, तब से 1776 से ही इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमें वहाँ दिखाई देता है कि सभी लोग जो हैं वो इक्वल होंगे, सभी लोग बराबर होंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट निग्रोस पे, यानी कि ब्लैक पीपल्स पर, अफ्रीकन्स पर लागू नहीं होता था। बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो उनके पास नहीं थे, बहुत सारे। चाहे वो ऐसे स्टेट की बात कर ले जहाँ पर स्लेवरी अबॉलिश्ड कर दी गई हो, ख़त्म कर दी गई हो, इसके बावजूद जो फ्री निग्रोस थे, फ्री ब्लैक पीपल थे, उनको भी वो राइट्स नहीं थे। बहुत ऐसे सारे राइट्स नहीं थे जो कि जनरल पब्लिक को थे। तो यहाँ से हमें ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट 1776 से दिखाई तो देता है, लेकिन ये सिर्फ हमें वाइट पीपल के लिए दिखाई देता है। अब इससे आगे हुआ क्या? इससे आगे हुआ ये कि 1800 के आसपास यहाँ पर ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अनऑक्यूपाइड एरिया है, क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे कॉलोनीज आएंगी, अमेरिका अपने आप को एक्सपेंड करेगा, धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा, और फिर धीरे धीरे अपना जो है अपने आप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएगा। तो यहाँ पर 1800 के आसपास ये जो इलाका जो फ्रांस ने अमेरिका को बेच दिया, इसमें दो जगह बनकर तैयार हुई, एक मिसूरी और दूसरा इलिनॉय। अमेरिका के स्टेट्स बनकर तैयार हुए। मसूरी हमारे हिंदुस्तान में भी है, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो मसूरी में ही जाते हैं। ये मिसूरी है और इसके ऊपर हमें इलिनॉय देखने को मिलता है। अब हुआ ये कि जब 1800, बहुत प्रिसाइजली 1803 में ये हुआ, मिसूरी वो स्टेट बना जिसमें स्लेवरी को एक्सेप्टेंस मिल गई कि ठीक है आप स्लेवरी इसमें कर सकते हैं। इलिनॉय जैसे हम ऊपर वाला इलाका देख रहे हैं, तो यहाँ पर स्लेवरी को जो है एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब हम क्या देखते हैं, अमेरिका में हम देखें तो साउथ की तरफ जो है वो हमें स्लेवरी देखने को मिलती है बहुत प्रिडोमिनेंटली, और नॉर्थ में हमें नहीं देखने को मिलती है। कुछ स्टेट्स ऐसे रहे जिन्होंने स्लेवरी वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलती है। उसका भी रीज़न बहुत ऑब्वियस है। अगर हम साउथ की तरफ चलें तो साउथ में हमें बड़े बड़े प्लांटेशन देखने को मिलते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े फार्म्स हो सकते हैं। अगर हम जैसे पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर बड़े बड़े फार्म्स पॉसिबल नहीं हैं, क्योंकि स्लोप होता है, ग्रेडियंट होता है। और साउथ की तरफ हमें बड़े बड़े फार्म्स देखने को मिलते हैं, और इसीलिए वहाँ पर यह भी नेचुरल है कि जब बड़े फार्म्स होंगे तो लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो स्लेव्स जो है वो तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
तो इसीलिए हमें ये जो मिसूरी है, जो सदर्न पार्ट का एरिया है, इसमें स्लेवरी हमें एक्सेप्टेड होती हुई दिखाई देती है, लेकिन ऊपर के एरिया में हमें इलिनॉय में ये स्लेवरी अबॉलिश्ड थी, वहाँ पर स्लेवरी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अब होता क्या है, ये एक पर्सन थे ड्रेड स्कॉट। ड्रेड स्कॉट जैसा आप देख पा रहे हैं, अफ्रीकन रेस के ये पर्सन, और ये मिसूरी में थे, और मिसूरी में जैसा हम समझ सकते हैं स्लेव्स थे, तो ये भी एक स्लेव थे। अब होता क्या है कि किसी रीजन से जो ये पर्सन है सैनफोर्ड का ये स्लेव था, ये होता क्या है कि सैनफोर्ड इसको जो है मिसूरी से इलिनॉय ले जाता है। ये किसी और को बेच देता है, वो दूसरा पर्सन इसको जो है वो इलिनॉय ले जाता है। मिसूरी में स्लेवरी एक्सेप्टेड थी, तो वहाँ ये स्लेव था। इलिनॉय में जब ये पहुँच गया तो वहाँ स्लेवरी नहीं थी। इसके बाद ये किसी और दूसरी टेरिटरी में इसको ले जाता है, जहाँ ऑरेंज, आप ये ऑरेंज कलर देख रहे हैं, यहाँ भी ले जाता है। यहाँ पर भी स्लेवरी जो थी वो एबॉलिश्ड थी, वहाँ पर भी ये स्लेव नहीं रहता। लेकिन जब वापस ये इसको मिसौरी लेके आता है, तो ये भाई प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब सीधी सी बात है, कोई पर्सन जो कल तक स्लेव था, आज वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो प्रोटेस्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अब उसने आज़ादी का स्वाद चख लिया है। हर पर्सन आज़ाद रहना चाहता है। तो इसने भी ये चीज़ जब देखी कि अब तो मैं इलिनॉय हो आया, वेस्टर्न प्रोविंसेस में हो आया, तो अब तो मैं फ्री पर्सन हो गया, अब मैं स्लेव नहीं रहा, और इसको लेकर इसने केस डाल दिया कोर्ट में। और वो साल था 1857 का वो ईयर हमें देखने को मिलता है। हिंदुस्तान के नज़रिए से भी 1857 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर हमें फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम भी हम उसको बोल देते हैं। बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हमें देखने को मिलते हैं, झांसी की रानी, ऐसे बहुत सारे लोग। तो ये बहुत, यूँ कह सकते हैं कि वर्ल्ड में ऐसे कम से कम दो बड़े इंसिडेंट तो हमें देखने को मिले 1857 में। एक ये चीज़ और एक ये चीज़, जिसकी वजह से आगे हमें अमेरिका में सिविल वॉर भी होते हुए दिखाई देगी। तो 1857 का ये केस रहा, ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड। इस पर्सन ने सारी कोर्ट्स को अप्लाई किया नीचे से होते हुए, फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो निग्रोज हैं उनको वो राइट्स नहीं है, वो सिटीजन्स नहीं है, उनको असेंबली मतलब इकट्ठा होने का राइट नहीं है, उनको स्पीच का फ्रीडम नहीं है, जैसे हम और आप लोग को हम कुछ भी बोल सकते हैं कुछ एक लिमिटेशंस में रहकर, वो राइट उनको नहीं है, उनको एविडेंस देने का राइट नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो सिर्फ वाइट अमेरिकन्स को थे और इन लोगों को नहीं थे। और ऐसा बोला जाता है कि यही केस एक मेजर रीज़न रहा जिसकी वजह से हमें अमेरिकन सिविल वॉर देखने को मिलती है। अब 1857 के आसपास ये सारा मामला हो चुका था। कोर्ट स्लेव्स के अगेंस्ट में डिसीजन ले चुकी थी, और इसी बीच होता ये है कि 1860 में अब्राहम लिंकन जो है वो हमें प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई देते हैं, वो इलेक्ट हो गए। और क्योंकि ये स्लेवरी के अगेंस्ट में थे, स्लेवरी के खिलाफ थे, तो होता ये है कि जो साउथ के जो स्टेट्स थे, जैसे हमने कहा कि साउथ में अगर हम देखेंगे तो साउथ में हमें प्लांटेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, ज़्यादा स्लेव्स देखने को मिलते हैं, और बहुत बट नेचुरल सी बात है कि आप किसी से काम करा रहे हैं और आपको इस बात का खतरा हो कि यार अब ये आपके नौकर चले जाएंगे, आप काम कैसे करेंगे, तो बहुत सीधी सी बात है, आप कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेंगे। नॉर्थ में हमें ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही थी, साउथ में हमें ये देखने को चीज़ मिल रही थी। और साथ ही साथ जो नए स्टेट्स बन रहे थे, जो वेस्ट की तरफ जो अमेरिका अपने आप को बढ़ा रहा था, ये भी क्वेश्चन था कि वेस्ट जो इलाके हैं इनमें हम स्लेवरी को लेके चलें, मतलब एक्सेप्टेंस दें स्लेवरी को, या फिर स्लेवरी हम इसमें एबॉलिश कर दें। और जैसा कि 1860 में अब्राहम लिंकन जीते, तो सभी को एक डर आ गया कि यार अभी अगर ये स्लेवरी ख़त्म कर देगा, ये पर्सन है भी स्लेवरी के खिलाफ, तो हमारी तो प्लांटेशन, ये सारा मामला चौपट हो जाएगा। और इसीलिए होता क्या है, इसीलिए यहाँ हमें दिखाई देता है कि ये स्टेट्स, साउथ के स्टेट्स जो है वो अमेरिका से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये 11 स्टेट्स कुल मिलाकर जो है अमेरिकन यूनियन से अपने आप को अलग कर लेते हैं और कब्जा कर लेते हैं जो साउथ के फोर्ट्स वगैरह इलाके थे। लड़ाई चलती है, सिविल वॉर होती है, यूनियन वर्सेस कन्फेडरेट्स, और फाइनली जो है वो यूनियन जीत जाता है। अब जब यूनियन जीतता है, 1865 की ये बात थी, 1865 में हमारा
वो वाले लोग जो स्लेवरी के खिलाफ थे वो हार जाते हैं, और उन लोगों की, जैसे अब्राहम लिंकन जैसे साहब है, इनकी जीत होती है। और इसीलिए हमें सबसे पहले 1866 में, बिल्कुल अगले ही साल, 13th अमेंडमेंट देखने को मिलता है अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी 13वें नंबर का बदलाव 1866 में, जिसने स्लेवरी को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया था। होना भी यही था। अगर एक तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि अगर ये 11 स्टेट्स अमेरिका से अलग ना हुए होते तो शायद स्लेवरी थोड़ा धीरे धीरे अबॉलिश होती, लेकिन इसने तो और इसको यूँ कह सकते हैं कि आग ही दी। तो ये 13th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया और स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। अब 13th अमेंडमेंट हो चुका था, स्लेवरी जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी। इससे स्लेवरी तो अबॉलिश हो गई थी, लेकिन इससे ये बात तय नहीं हुई थी कि जो ब्लैक पीपल हैं उनको भी वही राइट्स मिलेंगे, वही सिक्योरिटीज़ मिलेंगी जो कि वाइट पीपल के पास था। और इसीलिए इसे इंश्योर कराने के लिए 1866 में, ये 1865 में जब सिविल वॉर एंड होती है तब हमें देखने को मिलता है, और सिविल राइट्स एक्ट जो है ये 1866 में हमें देखने को मिलता है। और इसने वही बात करी कि भाई जो हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, जिसको हम बेस कह सकते हैं, इसने बोला कि किसी भी पर्सन को उसके राइट से सिर्फ ऐसे ही अपनी मर्जी से या आर्बिट्ररीली जो है उसको वो सारी चीज़ें डिनाई नहीं कर दी जाएगी। इसने सिटीजनशिप की भी बात करी कि जो पर्सन्स हैं उनको सिटीजनशिप के बेसिस पर क्या क्या राइट मिलेंगे, कि मैं वाइट पीपल हूँ, मैं सिटीज़न हूँ तो मेरे पास ये राइट्स हैं, लेकिन जो ब्लैक पर्सन है अगर वो सिटीज़न है तो उसके भी सेम राइट्स होने चाहिए। और ये चीज़ तो बनी, लेकिन अभी भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं मिली थी। और ये जो सिविल राइट्स एक्ट 1866 बना, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिलवाने के लिए लाया गया 14th अमेंडमेंट। और इस 14th अमेंडमेंट में वही सारी बातें हुई कि सिटीजनशिप को लेकर बात हुई, ड्यू प्रोसेस को लेकर बात हुई। हालांकि ये ड्यू प्रोसेस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें इससे भी पहले देखने को मिलता है। जो 5वें नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेरिका में किया, उसमें ड्यू प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। और उससे भी पहले हमें ब्रिटिश ओरिजिन में भी हमें ड्यू प्रोसेस देखने को मिलता है। इसकी भी बात करेंगे किसी दिन आगे। तो इस 14th अमेंडमेंट ने बात करी सिटीजनशिप की, कि सबसे पहले कि सिटीज़न कौन होंगे, सिटीज़न की डेफिनेशन क्या है, और उसके राइट्स के बारे में कि सिटीजनशिप के बेसिस पर किसी को क्या क्या राइट्स मिल जाएंगे। साथ ही इसने बात करी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, और साथ ही इसने बात करी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। जो इक्वल प्रोटेक्शन का क्लॉज हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि नॉर डिनाई टू एनी पर्सन विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से ये समझ में आया कि जिस तरीके से लॉ वाइट पीपल को प्रोटेक्ट कर रहा था, उस तरीके से लॉ ब्लैक पीपल को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। जिस तरीके के प्रिविलेजेस, जिस तरीके के राइट्स लॉ वाइट पीपल को प्रोवाइड करा रहा था, उस तरीके का प्रोटेक्शन जो था वो ब्लैक पीपल के पास नहीं था। और इसीलिए उस प्रोटेक्शन के अंदर ब्लैक पीपल को लाने के लिए ये 14th अमेंडमेंट लाया गया। अब वो लोग भी उसी सेम लॉ से प्रोटेक्ट किए जाने थे। तो इस तरीके से हमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर ब्लैक पीपल वहाँ पर नहीं होते अमेरिका में, तो शायद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्लॉज हमें देखने को नहीं मिलता। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे खुद के सुप्रीम कोर्ट की, तो उसने भी ऐसा कहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेम ही चीज़ है, इक्वल जस्टिस एक ही जैसी चीज़ है। और है भी, अगर ये क्लासिफिकेशन ब्लैक और वाइट का नहीं हुआ होता तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब ये तो था कि ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट आ तो गया था, लेकिन पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाया था। क्योंकि आप देखिए, बहुत लाइव एग्जाम्पल में हम इसको देख सकते हैं कि बहुत ऐसे डिसीजंस हैं जिनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लग गया। चाहे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, या बहुत हाल ही में हम बात कर लें जो राम मंदिर के ऊपर जो जस्टिस जो डिसीजन सुनाया गया है, बहुत ऐसे लोग हैं जो उस डिसीजन को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं जुडिशियरी ने गलत फैसला सुनाया। हम 3 तलाक की बात कर लें तो जुडिशियरी के खिलाफ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कोर्ट जो है
वो अगेंस्ट मुस्लिम्स है और दैट्स वाई वो इस तरीके के डिसीजंस जो है वो दे रही है। तो ठीक इसी तरीके से अमेरिकन कोर्ट ने ये तो बात मान ली थी कि या कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जगह तो मिल गई थी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, लेकिन क्या अभी भी बहुत सारे स्टेट्स इस बात को मानने के लिए तैयार थे? नहीं, इसको बहुत लंबा समय लगा। इवन हम ये कहेंगे कि यहाँ 1868, आप डिफरेंस देखिए, 1868 में हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, लेकिन फाइनली इसको इस्टेब्लिश होने में 1952 तक का साल लग गया। कितने सारे ईयर्स, 100 ही मान लीजिए, 100 के आसपास ही साल हम मान सकते हैं, 90-100 साल। तो ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है आगे मैच्योर हुआ। 1868 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ गया, ब्लैक पीपल को भी वही प्रोटेक्शन मिलने लगी, लेकिन बावजूद इसके अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में इक्वालिटी को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। क्योंकि स्टेट्स जैसा हम जानते हैं अमेरिका में फ्री हैं, तो वहाँ इक्वालिटी को लेकर भी उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे। कहीं जो इंटररेशियल मैरिज थी, ब्लैक एंड वाइट जो मैरिज थी, वो लीगल थी। जैसे अलाबामा हम देख चुके हैं कि एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है अलाबामा का, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से डबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अलाबामा ने इंटररेशियल मैरिज को एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स ने नहीं किया। न्यूयॉर्क ने अलग अलग राइट्स बनाए, इवन फीमेल्स को जो है वो राइट्स नहीं दिए, वोटिंग राइट्स नहीं दिए। तो अलग अलग स्टेट्स में कॉन्सेप्ट जो था वो इक्वालिटी का अलग अलग था। 1868 से ये इक्वल प्रोटेक्शन मिला तो, लेकिन इसको फाइनली पूरे तरीके से आने में बहुत टाइम लग गया। क्योंकि जैसे हम बात करें इस केस की, नेक्स्ट केस प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन की, तो इसमें आप ये देखेंगे कि कोर्ट ये कह रहा है कि आपको जो सिविल राइट्स हैं उनमें तो इक्वालिटी मिल गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आपको इक्वालिटी दी जाए। मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है सिविल राइट्स में इक्वालिटी, बट जो सोशल अरेंजमेंट है उसमें इक्वालिटी ये नहीं बोलता है। तो ऐसा क्या हुआ था? हुआ ये था कि जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बन गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन्स, जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं, जो वाइट अमेरिकन्स हैं, उनको लॉ से सेम तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। और शुरू में इसका क्या मीनिंग निकाला गया कि भाई अगर आप जैसे यहाँ पर हुआ कि अलग अलग रेल रूट्स थी, ब्लैक पीपल्स के लिए अलग कार थी, वाइट पीपल के लिए अलग कार थी, कार दोनों के लिए थी। तो कोई अगर ये कहता कि हमें वाइट पीपल की कार में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वहाँ स्टेट का ये कहना था कि भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो है, क्योंकि आपके लिए भी कार तो है। ये जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कलर्ड वेटिंग रूम, देखिए इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के सर्कमस्टांसेस रहे होंगे। ब्लैक पीपल के लिए अलग कार, वाइट पीपल के लिए अलग कार। आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मुझे वाइट में जाना है, क्योंकि सरकार तो आपको इक्वल ट्रीटमेंट दे रही है। बस यही तो अंतर है कि आपकी कार अलग है, उसमें सिर्फ ब्लैक है और इधर सिर्फ वाइट है। तो यहाँ इस प्लेसी वर्सेस फर्ग्यूसन में 1896 के आसपास का ये केस रहा। इसमें कोर्ट ने यही बोला कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब सिविल राइट्स में इक्वालिटी है, जो राइट्स आपको मिले हैं उनमें इक्वालिटी है, सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल अरेंजमेंट में इक्वालिटी नहीं है। तो यहाँ तक भी देखिए किस तरीके के हमें जो है सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। और फाइनली बहुत सालों बाद यहाँ पर अमेरिका के जो कोर्ट हैं उसने माना कि भैया ये सारी चीज़ें जो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये सब गलत है। 1952 में ये केस हुआ, 52-53 के आसपास की ये बात है, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट केस जिसने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फाइनली इस्टेब्लिश किया। ब्लैक, जैसे यहाँ पर अलग अलग रेल रोड्स थी, ब्लैक पीपल के लिए अलग, वाइट पीपल के लिए अलग, ऐसे यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स थे, ब्लैक पीपल के लिए अलग, वाइट पीपल के लिए अलग। आपको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, लॉ आपको उसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है जिस तरीके से वाइट पीपल को कर रहा है। आपके लिए भी सेम स्कूल, उनके लिए भी सेम स्कूल, बस अंतर इतना है दोनों अलग अलग जाएंगे। यहाँ पर ये ब्लैक जो अफ्रीकन एक छोटी लड़की होती है, प्रॉब्लम ये थी कि ये जो स्कूल, जिस स्कूल में इसको जाना था जो सिर्फ ब्लैक्स के लिए था, वो थोड़ा दूर था, इस वजह से इसमें केस डाला गया। और फाइनली अमेरिकन जुडिशियरी ने
इस चीज़ को बोला कि दैट इज़ अगेंस्ट द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस तरीके से जो ब्लैक पीपल हैं उनको भी लॉ ने उसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जिस तरीके से वाइट पीपल को किया। शुरू में उन्होंने इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की जो बात करी कि ट्रीटमेंट आपको सेम मिल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल अरेंजमेंट सिर्फ अलग है, हमें ये भी देखने को मिला। और फाइनली इस केस में हमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता हुआ भी दिखाई दिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहला ही इक्वालिटी का जो राइट है उसमें हमें ये देखने को मिलता है, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इस्टेब्लिश हुआ। और जैसा मैंने कहा, हम यही कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये हो जाता। और जैसा कोर्ट ने भी कहा है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ रीज़न यही रहा कि ब्लैक पीपल्स को जो है वो दूसरे तरीके से देखा जा रहा था, उनके पास वो राइट्स नहीं थे, इसीलिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है हमें वहाँ देखने को मिलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। थैंक यू।